देखो फिर ये स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर, किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो, C6H12O6। अभी लिख रहे हैं इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो 6 कार्बन लिख लेना है, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। यहाँ पे CHO था, सिर्फ C3 पे याद रखना है कि इधर की तरफ H है और इधर OH है। उसके बाद हर जगह OH ही है राइट साइड में। तो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप, और यहाँ पे H लगा था, यहाँ पे भी H। टेट्रा वैलेंसी है ना, 4 बॉन्ड से अटैच है, 4 बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे भी OH था, तो इसी को दोनों H को हमने क्या लिख दिया? H2। समझ में आ रहा है? यानी इसको हमने लिख दिया CH2OH। क्लियर? तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आप बना लोगे। और यहाँ पे लगा देते हैं H और यहाँ पे H। क्लियर? अब इससे हम साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब देखो, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस तरह से याद रखना आपको। साइक्लिक स्ट्रक्चर, या पहले इसको बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। अब देखो, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फिशर। फिशर ने क्या बताया, देखो, इन्होंने रेफरेंस लिया एक कंपाउंड का जिसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर? एल्डिहाइड, NDHYD, तो ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर? तो ग्लिसरल्डिहाइड लिया, और ग्लिसरल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला था बोलो? इसको बड़ा लिख देते हैं हम। ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था? हाँ, ट्राइओसिस था ना ये, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। हाँ, C3H3O6। ठीक है? तो C3H6O3 ट्राइओजेज है ना? तो ये है ट्राइओजेज का एग्जाम्पल था ग्लिसरल्डिहाइड। तो C3H6O3। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। 3 कार्बन लिख दो, 3 कार्बन लिख दिया, यहाँ पे CHO लगा दिया, एल्डोजेज है ना, एल्डिहाइड है, तो CHO लगा दिया। यहाँ पे क्या करना है? OH लगाना है, इधर पे H लगा देना है, और यहाँ पे CH2OH। तो 3 कार्बन हो गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका? ग्लिसरल्डिहाइड का। ये सिंपलेस्ट एल्डोजेज है। ठीक है? तो सिंपलेस्ट ये भी ऐड कर सकते हो, तो इट इज सिंपलेस्ट एल्डोजेस का एग्जाम्पल है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, देखा कि इसके नजदीक में मतलब इसमें कौन सा कायरल कार्बन एटम है। यहाँ के नजदीक इस CH2OH में के बाद कौन सा कायरल कार्बन एटम है। कायरल कार्बन एटम का मतलब होता है वो कार्बन जिससे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। सारे डिफरेंट ग्रुप अगर किसी कार्बन से अटैच हैं तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कहीं पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कहीं पे इथाइल लगा हुआ है, कहीं पे सपोज करो CHO लगा हुआ है, इस तरह से। तो अलग अलग देखो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स लगने का मतलब कि कौन सा कार्बन हो गया? कायरल कार्बन इसको बोलते हैं। इफ एनी कार्बन having 4 different group
if any carbon having 4 different groups attached to it is called as chiral कार्बन। क्लियर? तो वो कायरल किसको बोलेंगे? जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन अलग हो गया, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको मिथाइल बोलते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा आपको। ये इथाइल है, ये एल्डिहाइड है, मतलब इस तरह से डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। क्लियर? तो अब देखो इस कार्बन से उन्होंने बोला कि ये कार्बन जो है इससे क्या है, इस कार्बन को उन्होंने कायरल कार्बन कंसीडर किया, क्योंकि देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो ये अलग हो गया, फिर OH ग्रुप लगा हुआ है इससे, ये भी अलग हो गया, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये भी अलग हो गया, और CH2OH लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? कायरल कार्बन एटम। ठीक है ना? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या बोला कि पहले चूज किया कौन सा, अब ये नहीं होगा कायरल, समझ रहे? इसमें तो है ही नहीं वैसा। अब यहाँ पे देखो इसको भी नहीं ले सकते, CH2OH जो था इसमें 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब अगर इसको ऐसे लिखे हम, मान लो CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे C, इसको मतलब अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे OH है, तो इसको कायरल बोलोगे? नहीं। हाँ, क्यों नहीं? ये नहीं है, क्योंकि 2 ग्रुप है ना, एक ही मतलब हाइड्रोजन लगा हो गया, तो डिफरेंट होना चाहिए ना, तो ये कायरल नहीं है कार्बन। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया इस वाले से, समझ रहे हो? तो इस कारण से ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो कायरल कार्बन एटम है दैट इज सेकेंड नंबर कार्बन एटम। क्लियर? कार्बन नंबर सेकेंड, इसके जस्ट बाद CH2OH के बाद जो लगा हुआ है उस कार्बन को बोला हमने कायरल कार्बन एटम। तो कायरल कार्बन एटम समझ में आ गया? कोई भी कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो उसको बोलते हैं कायरल। ये सारा ऑर्गेनिक का पार्ट है, और उसी को बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस लिया गया क्योंकि वो सिंपलेस्ट एल्डोजेस था, और सिंपलेस्ट एल्डोजेस का एग्जांपल है ये। और क्या है कि इसमें जो कार्बन था वो कार्बन नंबर 2 था, क्या? कायरल कार्बन एटम, क्योंकि उससे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच थे। मींस CH2OH के बगल वाला कार्बन एटम, इस CH2OH जो नीचे का लगा है उसके जस्ट बगल में जो उसके पास वाला जो कार्बन है वो क्या था? कायरल था। तो इस तरह से बता दिया गया। उसी को रेफरेंस में लेकर यहाँ पे इस CH2OH के बगल में कौन है? इसके पास में बिल्कुल ये कार्बन है, तो उसी को रेफरेंस में लेकर फिशर ने क्या किया? एक तो 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई, D and L कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लिखते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लिख सकते हैं आप, एमाइनो एसिड्स के लिए लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए आप लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अब DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो DL कॉन्फ़िगरेशन में बताया गया क्या कि यहाँ पे देखो CH2OH ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी है और यहाँ भी है CH2OH, दिख रहा है आपको? CH2OH यहाँ भी है। अब इसके पास वाला कार्बन कौन है? C5, ठीक है। और C5 से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, CH2OH है, और एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ भी अटैच है, यानी इससे भी डिफरेंट ग्रुप अटैच है। यानी ये क्या हो गया? कायरल कार्बन एटम। और रेफरेंस कैसे लिया गया कि देखो यहाँ पे CH2OH के बगल वाला कार्बन एटम क्या हो गया था? कायरल, ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में। तो इसलिए हमने क्या किया? इसके बगल में, साइंटिस्टों ने क्या किया? इसके बगल में जो या इसके पास में जो कार्बन है उसको कंसीडर कर लिया कायरल कार्बन एटम। ऐसे इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। ग्लूकोज में बहुत सारे कायरल कार्बन एटम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। हमने इसको क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो कायरल कार्बन एटम था वो किसके
इसको हमने रेफरेंस लेके इसके बगल वाला जो कार्बन आया इसको हमने, यही वाला कार्बन कायरल था ही, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही कार्बन था जो कायरल था और वो CH2OH के पास में प्रेजेंट था। ठीक है, किसके? CH2OH के पास में ये प्रेजेंट था कार्बन। तो उसी को रेफरेंस लेते हुए CH2OH के पास वाला जो कार्बन था दैट इज कार्बन नंबर 5 इन केस ऑफ ग्लूकोज, उसको हमने कंसीडर कर लिया कायरल कार्बन एटम। और उसमें क्या देखा कि उसके अगर राइट हैंड साइड पे, अगर उसके देखा कि OH उसके राइट हैंड साइड पे है तो उसको बोला डी ग्लूकोज। क्या बोला? डी ग्लूकोज। तो कौन सा कार्बन देखोगे? कार्बन नंबर 5। क्यों देखोगे? क्योंकि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड में कायरल कार्बन था वो कहां था? इसके नजदीक में था। ठीक है ना? तो यहां भी हम वही कार्बन एटम देखेंगे ग्लूकोज में जो CH2OH के पास में था। यहां पे एक ही कायरल कार्बन एटम है ग्लिसरॉल्डिहाइड में, यहां बहुत सारे कायरल कार्बन एटम है, लेकिन क्या है कि CH2OH के पास वाला जो कार्बन है उसको हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया क्योंकि वो यहां भी इसके पास में था। समझ में आ रहा है? इस कारण हमने कार्बन 5 को लिया। कार्बन 4 भी कायरल है, देखो यहाँ H है, यहाँ OH है, ये बड़ा सा ग्रुप लगा है जो डिफरेंट है, ऊपर में भी एक डिफरेंट ग्रुप है। C3 को देखो, ये भी कायरल है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप इससे अटैच है, ऊपर में एक और दूसरा ग्रुप अटैच है, तो ये भी कायरल है। लेकिन हमने C5 को ही क्यों लिया? नियर टू CH2OH, और उसका रेफरेंस था यहां से लेने का, क्योंकि यहां पे जो कायरल कार्बन था वो CH2OH के बिल्कुल पास में था। समझ में आ रहा है? ये कोई दिक्कत नहीं? देखो अब क्या है C5, चलो मैं इसको लिखवा दूंगा आपको क्या है। तो C5 जो था ये यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम है, और ज्यादा डिटेल में आपको ऑर्गेनिक में बताया जाएगा। यहाँ बस यही मैंने बहुत ज्यादा बता दिया आपको। तो C5 पे देखना है आपको OH कहाँ है। ठीक है ना? तो C5 पे OH है राइट हैंड साइड पे। C5 इज C5 कार्बन नंबर 5, कार्बन एटम नंबर 5, और C5 is considered as chiral carbon atom. क्लियर? और इसके राइट हैंड साइड में है, इसीलिए इसको हमने बोला डी ग्लूकोज। इसका नाम लिखेंगे डी ग्लूकोज। ये हो गया डी ग्लूकोज, ये जो कंपाउंड है दैट इज डी ग्लूकोज, ये है डी ग्लूकोज, क्योंकि C5 पे OH कहाँ है? राइट हैंड साइड पे है। अगर लेफ्ट में होगा तो L ग्लूकोज। क्लियर? तो लेफ्ट में होगा तो उसको L ग्लूकोज बोलते हैं। तो यहां पे फिर लिख लेना, यहां पे मैं ऐड करता हूं, if OH group is present on right hand side of chiral carbon atom number 5, if OH group is present on right hand side of chiral carbon atom number 5, then glucose will be
will be D glucose. एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा होगा, अगर OH लेफ्ट साइड पे है तो L ग्लूकोज। ये चीज लिख लेना, और ये भी कहीं पे आप ऐड कर लेना। काइरल कार्बन भी कहीं पे लिख लेना। इफ एनी कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू इट then it is called as then it is called as then add कर लेना, then it is called as chiral carbon। फिर लिखना we have taken C5 as reference for DL configuration due to its proximity to CH2OH also present in glyceraldehyde near to chiral carbon atom number 2। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ऐड कर लेना। इससे समझ में आ जाएगा आपको कि इसलिए हमने C5 को रेफरेंस लिया DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी मतलब पास होना, बिल्कुल नजदीक, उसके पास होना, दैट इज मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू CH2OH also present in glyceraldehyde near to chiral carbon atom number 2। तो वहां पे भी ये बिल्कुल जो कार्बन था वो CH2OH के नजदीक था, इसीलिए यहाँ पे भी हमने CH2OH के नजदीक वाले या पास वाले कार्बन को ही कंसिडर किया हमने। यहाँ भी जो OH है, यानी इसका क्या नाम हो गया, इसको क्या बोलेंगे, D बोलो, ग्लिसरल, वेरी गुड, डी ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ भी C2 जो है उसके राइट साइड में OH है, और ये C2 उसी का CH2OH के पास है, इसलिए वहां भी हमने C5 को ही लिया। नहीं तो और भी सारे काइरल कार्बन एटम हैं कहाँ पे, ग्लूकोज में। क्लियर? तो वहां आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजी होगा समझना, ये सब टर्म फिर वहां भी आएगा। काइरल कार्बन एटम आता है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तो वहां आपको इजी रहेगा। एनसीईआरटी में सब नहीं दिया होगा, और बायो के लिए बहुत कम चांसेस है
नीट के पेपर में आए, बस आप समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट आप पढ़ रहे हो बस यहाँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मॉड्यूल वॉड्यूल देखोगे इधर उधर, तो इसलिए मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ ये सब। अदरवाइज इट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो नीट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। लिख लिया है तो जल्दी से बिना देखे एल ग्लूकोज लिख लो, इसी के बगल में जल्दी से ड्रॉ करो एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। देखना नहीं इस बार, ठीक है ना। एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक में। कोशिश करना है खुद से लिखना है। रब करते हैं बोर्ड वाला पार्ट। अब देखो लिख लिया एल ग्लूकोज। अब देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो था वो था CHO 1 2 3 4 5 6। 3 पे सिर्फ इधर H था और इधर OH था, नहीं तो हर तरफ OH ही रहेगा, ऐसे याद रखना है। क्लियर। अब साइंटिस्ट है फिशर, जिन्होंने और हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, और कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ना कभी भी आदमी को अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो आप देखो फिशर प्रोजेक्शन, इन्होंने एक प्रोजेक्शन बताया, क्या अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पर फॉर ग्लूकोज क्या किया इसका देखो।
एल्डिहाइड को आप स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ बिल्कुल इजी वे में। अब देखो एल्डिहाइड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड O लगा दिया और इधर H, क्लियर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। मतलब कार्बन में कितना हो गया, 2 इधर और 1 इधर, 3 और 1 4 बॉन्ड बन। फिर सेम वैसे ही लिख देना है सारा कुछ, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6 CH2OH। अब यहाँ पे C3 पे बस लिखना है हमें क्या, H एंड OH, नहीं तो हर जगह OH 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 H H एंड H। ये हो गया किसका, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा इस तरह से मैं ड्रॉ कर लिया हमने, और कुछ चेंज नहीं किया। फिशर ने क्या बताया कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि हमेशा इलेक्ट्रॉन पुल करना अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींचना। मतलब ऐसा समझो कि ये गरीब आदमी है ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहता है किसी से। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है अपने पास वाले एटम से, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये हमेशा क्या लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है गरीब आदमी, तो इस पे चार्ज हमने लगा दिया माइनस, है ना। पैसा है यानी कुछ है, पॉजिटिव में है। गरीब है तो कुछ है ही नहीं, या किससे आपने उधार लिया तो क्या है, माइनस में आपके पास पैसे हैं। तो इस पे हमने चार्ज लगाया माइनस, और किससे ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके बगल वाला एटम क्या है, कार्बन। तो कार्बन क्या है, धनी आदमी है कि नहीं, तभी तो कुछ ले रहा है कोई इससे, तो इसके पास चार्ज पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो ऑक्सीजन इज, चलो यहां लिखते हैं, बाद में नीचे आप ऐड कर लेना। यहां लिखते हैं ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, so it pulls electron from its nearest carbon atom, so इसके बाद लिखना एटम, so negative charge develop on oxygen and positive charge develop on कार्बन, क्लियर। तो इस कारण समझ में आया, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप करिए। अब क्या हुआ, फिर से हमने रेफरेंस किस कार्बन को लिया है सारी चीजों के लिए, कार्बन नंबर 5 को। तो फिर और जगह भी OH है, लेकिन फिशर ने क्या किया, कार्बन 5 को ही लिया रेफरेंस फिर से, ठीक है। हमने D और L भी यही लिया था, तो कार्बन नंबर 5 लिया हमने। और यहां पे देखो, यहां पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन फिर से गरीब आदमी, इसके पास फंस गया कौन, अब हाइड्रोजन। कार्बन थोड़ा दूर है इस बार, तो अब क्या करेगा, किससे लेना चाहेगा, हाइड्रोजन से। तो खुद बन जाएगा निगेटिव, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया। तो यहाँ पे भी सेम काम किया इसने, जहां भी होगा और जहां भी गरीब है वो तो पैसा लेगा ही किसी न किसी से। तो उस तरह से गरीब है किस मामले में, इलेक्ट्रॉन के मामले में, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लियर। अब क्या है, अब देखो ये स्ट्रक्चर यहां तक समझ में आया। यानी क्या होता है, देखो ये अब ऑक्सीजन यहां पे वैसे चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये है निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसको अट्रैक्ट करता है, किसको, हाइड्रोजन को अपनी तरफ,
क्योंकि हमेशा नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये ऑक्सीजन माइनस वाला इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद क्या होगा, देखो ये माइनस चार्ज है, तो ये किस पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है। और कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव। तो ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कार्बन 5 जो है बोलता है नहीं, ये मेरा ऑक्सीजन है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। तो ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में शेयर रहेगा, बीच में फंसा रहेगा, ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फिशर ने एक प्रोजेक्शन देखो हो रहा है, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट होके ये जा रहा है, यहाँ से भी कोई चीज उड़ के, क्या प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो ना, तो क्या एक चीज उड़ के, समझो यहाँ पे हाइड्रोजन उड़ के यहाँ आया, दैट्स व्हाई इट इज प्रोजेक्शन नाम दिया गया। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला देखो स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूँ। देखो अब लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे लिखा मैंने H, ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिख दिया OH। क्यों लिखा, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होके जंप होके कहाँ चला आया, इस ऑक्सीजन के पास। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया OH, क्लियर। अब देखो सेम लिखा, सारा कुछ अब सेम लिखूंगा मैं, बस देखते रहना कहीं उल्टा पुल्टा ना हो लिखते वक्त, तो देखना सही है कि नहीं। सही है यहां तक। और अब देखो ये मैंने शेयरिंग करा दी इस ऑक्सीजन की, किसके किसके बीच में, C1 और C नंबर 5, कार्बन 1 और 5 के बीच में ये ऑक्सीजन शेयर हो गया, ठीक है। मतलब बीच में रहेगा ही, ना इधर ना इधर। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, यानी ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। और समझ में आया बोलो। तो इस तरह से ये प्लस था यहाँ उड़ के आ गया, और C प्लस जो था ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, किसको, इस ऑक्सीजन को, लेकिन ये कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 5 के साथ, तो ये दोनों के बीच में ही रह जाता है, क्योंकि कार्बन भी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और इस कारण से ये बीच में ही रह जाता है। यही है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ये अभी तक था डी ग्लूकोज, अभी तक था ये डी ग्लूकोज, यहां तक समझ में आया। अब क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आ गए, यहीं तक प्रॉब्लम कम नहीं थी, एक तो हम ओपन चेन पढ़ ही रहे थे, अब एक प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है, यहां तक तो ठीक था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गए, हार्वर्ड। तो हार्वर्ड है, एक साइलेंट रहता है इनके नाम में। तो हार्वर्ड ने क्या किया, इन्होंने अब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और इंट्रोड्यूस करा दिया, पहले ही प्रॉब्लम कम नहीं थी,